नमस्कार। सभी बच्चे जो हैं मन लगा कर के पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस में आगे देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग वेक्टर में देखे थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर को दो भागों में तोड़ना। परस्पर लंबवत दिशाओं में हम लोग देखे थे कि कैसे उसको तोड़ा जाता है। चलिए उस पर एक आज क्वेश्चन आप लोगों को पहले देते हैं। कुछ क्वेश्चन देखा जाए तब थ्योरी को आगे की ओर समझा जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन, चलिए शुरू किया जाए। देखिए, एक आदमी पूर्व दिशा में तीन किलोमीटर चलता है। चलता है। इसके बाद वह उत्तर दिशा की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। उसके कुल विस्थापन की गणना करें। कुल विस्थापन की गणना करें। देखिए इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं। ए मैन travels 3 kilometer along east direction. Then he takes a left right turn and travels 4 kilometer along north direction. Calculate total displacement. समझिए पहले बात को। ऐसे जब हम लोग नक्शा वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे तो इधर हम लोग ईस्ट लिखते हैं, इधर वेस्ट लिखते हैं, इधर नॉर्थ देते हैं, इधर हम लोग साउथ देते हैं। व्यक्ति को हमेशा आपको ओरिजिन पर यहाँ रखना है, यहीं से उसको मूव कराना है। तो पहले देखिए यहाँ पर अब उसी फिगर को हम दे रहे हैं एक बार। इधर हो गया आपका ईस्ट, इधर हो गया आपका नॉर्थ। यहाँ पर कोई व्यक्ति हो गया, यहाँ से यह ईस्ट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से आ गया ओ से आपका ए तक आ गया 3 किलोमीटर। यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेता है तो लेफ़्ट देखिए उधर पड़ेगा,
नॉर्थ दिशा में राइट टर्न लेता तो इधर मुड़ जाता, साउथ की दिशा में मुड़ जाता। तो यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले रहा है, लेफ़्ट राइट टर्न ले रहा है, मतलब कि लंबवत दिशा से मुड़ रहा है। और कितना चलता है तो 4 किलोमीटर चलता है। अब ए से आ गया यह 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट यह हो गया, माने प्रारंभिक बिंदु से इस अंतिम बिंदु को जो मिलाइएगा सीधा लाइन, उसी को हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। पहले ओ से ए तक चला है, फिर ए से बी तक चला है, ऐसे डायरेक्शन दे देंगे और ओ से बी को फिर मिला देंगे। ओ बी का मान आप लोग को निकालना है। तो देखिए वेक्टर में आपको बनाना है इसे। तो पहले आप टोटल डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका कुल विस्थापन, इसको कहेंगे हिंदी में कुल विस्थापन, समझिएगा। यह हो गया आपका ओ बी वेक्टर के बराबर, ऐसे वेक्टर का चिन्ह दे देंगे। पहले चला है ओ से ए तक, तो ओ से ए तक ऐसे तीर दे देंगे, प्लस फिर ए से चला है बी की ओर, तो ऐसे ए बी पर ऐसे तीर दे देंगे। अब आप देखिए तो कि ओ बी वेक्टर बराबर जो है वह ओ ए की दिशा में 3 किलोमीटर चला है, इधर आई होता है आप जानते हैं, इधर जे होता है वाई एक्सिस की ओर, जेड एक्सिस की ओर तो चला नहीं है। तो इसको हम लोग 3i कहेंगे, मतलब कि आई की दिशा में यह 3 किलोमीटर चला है, प्लस आपका फिर 4 किलोमीटर यह जे की दिशा में चला है, तो इसके साथ 4j लिख देंगे। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट जब आपको निकालना है तो फिर आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसे मोड में डालेंगे। मोड से जब कोई वेक्टर बाहर निकलता है ना, तो इस पर से वेक्टर का चिन्ह हम लोग हटा लेते हैं। और तब इसका देखिए मोड कैसे निकालेंगे कि रूट अंदर ये 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, इस 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा। ओके, अब देखिए आप लोग 16 और 9 होता है आपका 25, ये रूट अंदर 25 हो गया, और 25 का वर्गमूल आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा। यही आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इस ढंग से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय 4 मीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, and then by 5 meter east, and lastly through 6 meter in a direction 60 degree north of east. Calculate total displacement। देखिए हिंदी में भी लिख दिए हैं। एक कण दक्षिण पश्चिम की दिशा में 4 मीटर विस्थापित होता है, इसके बाद 5 मीटर पूर्व दिशा और अंततः 6 मीटर पूर्व से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए उत्तर दिशा में विस्थापित होता है, तो कुल विस्थापन की गणना करें। अब आप क्वेश्चन को पहले समझिए। देखिए पहले आपको ऐसे शुरू में दे देना है डायरेक्शन कि इधर आपका जो है ईस्ट है, इधर आपका नॉर्थ है, इधर आपका वेस्ट है, इधर आपका साउथ होता है। हम क्या कहें कि कण को यहीं पर मानना है पहले ऊपर। अब देखिए यहाँ से शुरू में क्या कहा है क्वेश्चन में, आप देखिए दक्षिण पश्चिम की दिशा में 4 मीटर जो है डिस्प्लेस्ड होता है। यह है दक्षिण, यह है पश्चिम। जब कोण नहीं दिया हुआ है, दक्षिण पश्चिम लिखा हुआ है, मतलब कि ठीक इसके बीचों बीच आपको 4 मीटर लेकर के चलना है। तो ओ से आ गया यह ए पर 4 मीटर। ओके, अब यह कोण भी देखिएगा तो 45 डिग्री का होगा, यह भी कोण देखिएगा तो आपका 45 डिग्री का होगा, क्योंकि ठीक बीचों बीच है। अब यहाँ से देखिए क्या कहता है, इसके बाद 5 मीटर पूर्व दिशा में, तो पूर्व तो यहाँ से इधर हो गया, तो यहाँ से सीधे लाइए 5 मीटर ऐसे, आपका ए से हो गया बी पर, ए से आ गया बी पर आ गया, यहाँ से पहले ऐसे आया है तब इधर आ गया, ये आपका है 5 मीटर। और फिर क्या कहता है कि अब पूर्व दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 6 मीटर जाता है उत्तर दिशा में। तो यहाँ पूर्व है ना, तो यहाँ से 6 मीटर उत्तर तो ऊपर की ओर जाएगा, आपको 60 डिग्री का कोण पर ले जाना है। यहाँ 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए।
इस डायरेक्शन को थोड़ा आगे और बढ़ा लीजिएगा, यहाँ ईस्ट लिख दीजिएगा। ये 60 डिग्री का कोण हो गया, बी से आगे आपका सी पर आ गया, और यही आपका देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओ से सी का मान आप लोग को निकालना है। देखिए पहले फिर से समझिए, ओ से आया है ए पर, ए से आया है बी पर, बी से आया है सी पर। अब आपको ओ सी वेक्टर का मान निकालना है। ऐसे आप लोग को पहले फिगर देने आ जाना चाहिए इस लैंग्वेज के हिसाब से। तब आप देखिए पहला डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ओ ए वेक्टर। आप अलग अलग करके भी इसको वेक्टर में व्यक्त करके तब बना सकते हैं। जैसे समझिए ओ ए दिया हुआ है, तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में आया है। आप याद कीजिएगा पिछले दिन का क्लास, हम आपसे कहे थे कि इसमें दोनों तो प्लस आपको लेना था। आपको आर कॉस थीटा एक बार लिखे थे, एक आर साइन थीटा लिखे थे। आर को अगर हम तोड़े थे तब इसमें हम कहे थे कि माइनस में एगो था, एगो प्लस में था। इसमें दोनों माइनस में था, इसमें एगो प्लस में था, तब माइनस में था। ऐसे था आपका। तो शुरू में देखिए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया है। तो इसमें सूत्र आपको बताए थे कि माइनस आर कॉस थीटा आई माइनस आर साइन थीटा जे। थर्ड क्वाड्रेंट में लिख देते हैं हम कि माइनस आर कॉस थीटा आई लिखे थे, याद कीजिएगा। अब फिर कहते कि माइनस आर साइन थीटा जे लिख दीजिएगा, आर वेक्टर को जब हम लोग तोड़े थे। अब देखिए तो आर का मान आपको इसमें 4 दिया हुआ है, तो माइनस 4 कॉस 45 डिग्री आई कहिएगा, माइनस 4 साइन 45 डिग्री जे लिखेंगे हम लोग। अब कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 इंटू हो गया आपका आई, माइनस 4 में साइन 45 डिग्री का मान होता है √2 और यहाँ पर जे हो जाएगा। अब यह 4 जो है √2 से 2√2 बार में कट जाएगा, 2√2 बार में कट जाएगा। ये भी आपका 2√2 बार में कट जाएगा। जब कटाइएगा तो यहाँ पर हल क्या हो गया कि माइनस 2√2 इंटू आई कैप माइनस 2√2 इंटू जे कैप हो गया। ओ ए का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए ए बी जो है वह तो एक्स एक्सिस की ही दिशा में है, तो ए बी तो तोड़ना ही नहीं है आपको। ए बी वेक्टर का जो मान हो जाएगा वह आपका 5 आई हो जाएगा, क्योंकि आई इधर होता है इधर जे होता है, तो यह आई की दिशा में था 5। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए फिर समझिए। अब बी से सी जब देखिएगा तो बी से सी जो है, बी सी वेक्टर जो है यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर जा रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखे थे कि आर कॉस थीटा आई लिखे थे प्लस आर साइन थीटा जे कैप लिखे थे। अब देखिए तो आर का मान कितना दिया हुआ है, कई किलोमीटर चला है या 6 मीटर चला है। बीसी का मान 6 मीटर था, तो इसको लिखेंगे कि 6 कॉस, यहाँ पर मान दिया हुआ है 60 डिग्री, 6 कॉस 60 डिग्री आई हो जाएगा प्लस 6 साइन 60 डिग्री जे हो जाएगा। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो 6/2 हो गया आई कैप प्लस 6 आया होता है √3/2 और जे कैप हो गया। ये 2 से 3 बार में कटेगा, ये भी 2 से 3 बार में कटेगा। तो आपका हो गया कि देखिए कि 3i और प्लस 3√3j हो गया। तीनों वेक्टर का हमने मान निकाल लिया, ओ ए का भी, ए बी का भी और बी सी का भी निकाल लिया। टोटल डिस्प्लेसमेंट था ओ सी। ओ सी वेक्टर का जो मान था आपका वह था ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर था। ओके, अब आप लोग इसको थोड़ा सा हल किया जाए। देखिए ओ ए का मान रख दीजिए, तो ओ ए का मान हम लोग निकाले हैं माइनस 2√2 आई माइनस 2√2 जे कैप, फिर ए बी का मान था 5 आई है, बी सी का मान देखिए कि 3i प्लस 3√3j था, लिख दिए।
सारा आई एक जगह कीजिए तो 5 और 3 8, अब माइनस 2√2 हो गया। यह आई एक जगह कर दीजिए, इतना आई एक जगह कर दीजिए। जे को सबको एक जगह कीजिए तो जे देखिए यहाँ है, एक यहाँ है, तो यहाँ से जे कॉमन निकलेगा तो 3√3 माइनस 2√2 हो गया। यहाँ जे कैप है, हो गया। अब जो है हम लोग इसको वेक्टर में व्यक्त कर लिया। इसमें भी 2√2 का मान रख करके इसको हल कर दीजिएगा तो देखिए 8 माइनस 2 गुने 1.41 मान होता है, √2 का मान होता है। यहाँ आई लिख दीजिए, समझिएगा थोड़ा। अब देखिए इसमें भी आप हल कीजिएगा तो 3 गुने √3 का मान 1.73 होता है, माइनस 2 गुने 1.41 हो गया, √2 का मान रख दिए, इंटू जे कैप है। जब आप इसको हल कीजिएगा तो यह मान आपका 5.17 आई हो जाएगा। और इसको हल कीजिएगा आप गुणा करके तो यह मान 2.36 जे हो जाएगा, 2.36 जे हो गया। अब आप ओसी का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो ओसी का मैग्नीट्यूड जब निकालिएगा तो अभी हम आपको बताए थे कि रूट अंदर इतना का स्क्वायर 5.17 स्क्वायर आप प्लस करना है 2.36 का होल स्क्वायर लिखना है। इस ढंग से अभी पिछले क्वेश्चन में समझाए हैं। इसको आप लोग हल करके देख लीजिएगा, 5.68 मीटर के आपका इक्वल हो जाएगा। इसको आप लोगों को हल करके देख लेना होगा, हल कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा। इस ढंग से आप जो है इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, अब देखिए थ्योरी को आगे बढ़ाया जाए। चलिए आप लोग इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ताकि लिखने में सुविधा हो जाए आप लोगों को। और भी देखिए इसको नीचे कर देते हैं, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब आगे की ओर थ्योरी को समझिए। देखिए अब हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर, इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर, सदिशों का संतुलन। पहले समझिए कि इक्विलिब्रियम कहते किसको है। देखिए मान लीजिए कि 2 हौज है आपका, हौज समझते हैं ना, कहीं गेहूं वगैरह पिसाने के लिए अगर जाते हैं दुकान पर तो वहाँ पर हौज बना हुआ होता है जिसमें कि पानी गिरता है। अब एक हौज जो है मान लीजिए कि इस दूसरे हौज से इस छिद्र के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब इस हौज में आप पहले पानी भर देते हैं, पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद में इस छिद्र को आप खोल दीजिए। जैसे ही खुलिएगा, मान लीजिए कि अब फर्स्ट हौज है या सेकंड हौज है, तो क्या होगा कि फर्स्ट हौज से सेकंड हौज में आपका पानी जो है जाने लगेगा। इस शुरू में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए तो किस में से किस में पानी जा रहा है, तो हम लोग जवाब दे देंगे कि फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे पानी इसमें जाता जाएगा, इसमें भी पानी जो है भरता जाएगा। यदि दोनों में लेवल आपका बराबर हो जाता है, तब आपसे कोई पूछ दे कि बताइए तो किस हौज से किस हौज में पानी जा रहा है, तब हम लोग नहीं बता पाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि अब यह इक्विलिब्रियम के कंडीशन में आ गया है। मतलब कि वह अवस्था जिसमें हम लोग यह बता न सकें कि एक हौज से दूसरे हौज में कि दूसरे से पहले हौज में पानी आ रहा है कि जा रहा है, तो उस स्थिति को हम लोग इक्विलिब्रियम का स्थिति कहते हैं। ऐसी स्थिति में सारे रिएक्शन जो होते हैं लगता है कि स्टॉप हो गया है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इस स्थिति में भी आप ध्यान रखिएगा, इस स्थिति में भी पानी जो है एक हौज से दूसरे में और दूसरे से पहले हौज में आता जाता रहता है। ओके, एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए कि यह हमारा कलम है, कलम नहीं इसको छड़ मान लेते हैं। अब इस छड़ के इस छोर को आप गर्म कीजिए, तो जब इस छोर को आप गर्म कीजिएगा तो यहाँ पर पकड़ सकते हैं हम लोग।
धीरे 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 ऊष्मा जो है इस पर चारों तरफ फैलने लगेगा। टेम्परेचर जो है यहाँ से इधर की ओर बढ़ने लगेगा। जब यह पूरा छड़ गर्म हो जाएगा तब हम आपसे पूछेंगे अगर कि बताइए तो कि हीट जो है यहाँ से इस छोर पर जा रहा है कि इस छोर से इस छोर पर आ रहा है, तब हम लोग यह बताने में असमर्थ हो जाएंगे। शुरू में तो बता देंगे कि इधर ठंडा है और इधर जो है हमारा भाग जो है वह गर्म है, लेकिन जब धीरे धीरे पूरा रॉड गर्म हो जाएगा तब हम लोग नहीं बता पाएंगे। उस कंडीशन को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन कहते हैं। माने एक बॉडी और दूसरे बॉडी का टेम्परेचर जब समान हो जाए तब हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि टेम्परेचर एक से दूसरे में जा रहा है कि दूसरे से पहले में आ रहा है। उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम का कंडीशन कहते हैं। यही बात आप लोग को केमिस्ट्री में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। एक बार केमिकल इक्विलिब्रियम एक टॉपिक मिलेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि H2 और प्लस I2 को हम लोग गर्म करते हैं तो हमारा 2HI बनता है। माने इस रिएक्टेंट को गर्म कीजिएगा तो प्रोडक्ट बनता है। जैसे जैसे रिएक्टेंट को गर्म करते जाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्टेंट की मात्रा क्या होगी? कम होती जाएगी और इसकी मात्रा धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा स्थिति आएगा कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब हम लोग यह नहीं कह पाएंगे कि रिएक्शन हो करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहा है। मतलब कि यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का, देखिए इसे संतुलन का इसे चिन्ह दिया जाता है, दोनों का यदि मात्रा समान हो जाए, माने रेट ऑफ, इसको बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं, इसको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाने वाला जो गति है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आने वाला गति जो है वह अगर बराबर हो जाए तो ऐसे कंडीशन को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन कहते हैं। अब यहाँ पर अब समझा जाए। उसी तरह से मान लीजिए कि फिजिक्स की भाषा में एक बात समझते हैं। मान लीजिए कि एक बॉडी है यहाँ पर M, इस पर बहुत सारा ऐसे बल लगा, इसके बावजूद में भी यह बॉडी जो है यहाँ से डिस्प्लेस्ड नहीं हुआ। सबको अगर इस फोर्स को जोड़ देते हैं तो 0 हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन को भी हम लोग इक्विलिब्रियम का कंडीशन कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन के लिए, माने सदिशों के संतुलन में होने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं कि अगर किसी बॉडी पर 3 फोर्स लग रहे हैं और 2 छोटे फोर्स का सम जो है, योग जो है तीसरा बड़ा फोर्स से यदि वह छोटा नहीं हुआ तो तीनों बल जो होते हैं वह संतुलन में होते हैं। तो इस बात को लिख दें। देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर का फर्स्ट कंडीशन है कि द सम ऑफ टू smallest forces is not less than the third force. Then resultant of 3 forces is equal to 0 and these forces are in equilibrium. कहने का अर्थ हुआ कि यदि दो छोटे बलों का योग तीसरे बल से छोटा न हो, इसका मतलब 2 छोटे बलों का योग जो है तीसरा फोर्स से बड़ा या बराबर हो, यानी
तीसरा बल से बड़ा या बराबर हो तो उनका परिणामी शून्य होगा और वे संतुलन में होंगे। ओके, अब इस पर एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। आपको एक क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे कि देयर आर 3 फोर्सेस 4 न्यूटन, 5 न्यूटन and 10 Newton. Can their resultant be equal to 0? मतलब कि तीन बल 4 न्यूटन, 5 न्यूटन और 10 न्यूटन के परिणामी शून्य हो सकते हैं। तो समझिए थोड़ा सा पहले इस क्वेश्चन को देखिए। F1 वेक्टर जो है आपको दिया हुआ है 4 न्यूटन, F2 का मान आपको दिया हुआ है 5 न्यूटन और F3 का मान आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन। अब देखिए तो दो छोटा बल तो यही ना है, तो F1 प्लस F2 का मान पहले आप निकालिए, तो यह हो जाएगा कि 4 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इज इक्वल टू हो जाएगा 9 न्यूटन। यह देखिए छोटा है 10 न्यूटन से। जब छोटा है, जबकि हम लोग शर्त में क्या कहे हैं कि तीसरा बल से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग कहेंगे, माने छोटा नहीं होना चाहिए, तब हम लोग क्या कहेंगे कि उनका परिणामी जो है शून्य हो सकता है। लेकिन यहाँ दोनों छोटका को जब हम जोड़ रहे हैं तो तीसरका से वह क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, जबकि होना चाहिए बड़ा या बराबर। बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, इसका मतलब कि इसका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, अतः इनका परिणामी शून्य नहीं होगा। इनका रिजल्टेंट शून्य नहीं होगा। अब आप इसको समझ गए होइएगा कि इक्विलिब्रियम कहते किसको है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल भी दे देते हैं। देयर आर 3 फोर्सेस। There are 3 forces, 4 Newton, 6 Newton and 8 Newton. Can their resultant be equal to 0? Be equal to 0 मतलब कि 3 बल 4 न्यूटन, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के परिणामी शून्य हो सकते हैं। समझिएगा थोड़ा सा बात। देखिए F1 का जो मान दिया हुआ है आपको, वह दिया हुआ है 4 न्यूटन। F2 का मान दिया हुआ है 6 न्यूटन। F3 का मान दिया हुआ है आपका 8 न्यूटन। अब देखिए दो छोटा बल को जोड़िए तो
कि F1 प्लस F2 जब हम लोग जोड़ेंगे तो आपका 4 न्यूटन और प्लस 6 न्यूटन इज इक्वल टू हो गया 10 न्यूटन। यह बड़ा है तीसरा बड़ा बल से, 8 न्यूटन से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब कि इसका रिजल्टेंट 0 होगा। अतः इनका परिणामी 0 होगा, इनका परिणामी 0 हो सकता है, हो सकता है। ओके। अब देखिए इसी पर हम लोग कह देते, मान लीजिए कि क्वेश्चन कि 3 अनइक्वल फोर्सेस। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, समझिए। एक क्वेश्चन है कि कैन द रिजल्टेंट ऑफ 3 unequal forces be equal to 0, be equal to 0। इसका हिंदी भी आप लोग लिख लीजिए, हम बोल देते हैं। देखिए कह रहा है कि 3 असमान बलों का परिणामी, फिर से सुनिए, 3 असमान बलों का परिणामी 0 हो सकता है। क्वेश्चन समझ गए होंगे हिंदी में भी कि 3 असमान बलों का परिणामी 0 हो सकता है। अब देखिए इसका समझिए, आंसर समझिए। तो हम लोग को यहाँ भी देख रहे हैं कि F1, F2, F3 ये तो तीनों अनइक्वल फोर्सेस है। यहाँ भी देख रहे हैं कि तीनों अनइक्वल फोर्सेस है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है। तो ये तो असमान ही न है, यहाँ भी तो आपका असमान ही न है। लेकिन इस कंडीशन में रिजल्टेंट 0 नहीं है, लेकिन यहाँ 0 है। तो कह सकता है क्या हो सकता है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ हो सकता है। कब हो सकता है, जब दो छोटे बलों का योग जो है तीसरे बड़े बल के बराबर या बड़ा हो जाए तो उनका परिणामी जो होगा वह 0 हो सकता है। देखिए कैन का बात यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने हो सकता है कि नहीं, होगा नहीं, नेसेसरी नहीं कह रहा है कि हमेशा होगा ही, लेकिन हो सकता है कि नहीं। तो हम लोग इसका आंसर क्या कहें कि हाँ हो सकता है, यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आप लोग जो है इस बात को, अब आप लोग इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर को समझ गए होइएगा। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को लिखने में आसानी हो जाए। चलिए हो गया, ओके। अब चलिए यहाँ नीचे का इसका भी स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। हो गया, ओके। चलिए तो देखिए यहाँ तक आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगले वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे बातों को लेकर के आएंगे। तो आज हम आप लोगों को पेज पर पढ़ाए हैं, और पेज पर जो पढ़ाए हैं वह पढ़ाई आप लोगों को कैसी लगी, इस पढ़ाई से आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमेशा बोर्ड पर ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन पहले हमें आप लोगों का एक चाहिए, आप लोग हमें सूचित करें कि आप लोगों को ये पढ़ाई कैसी लगी, समझ में आई है कि नहीं आई है। अगर समझ में आई होगी माने यह बेटर है कि जो बोर्ड पर पढ़ा रहे थे वह बेटर है, तो दोनों में से कौन सा बेटर है इसके लिए आप लोग हमको सूचित कीजिएगा। और वीडियो को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा, कमेंट में भी लिख करके भेजिएगा कि सर आपकी पढ़ाई जो है हमें समझ में आई कि नहीं आई, आप लोगों को कैसी लगी, इसे हमें आप लोग सूचित कीजिएगा। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मन लगा करके पढ़ते रहें। ओके, धन्यवाद।